ओके, आज के इस लेक्चर में हम वेव्स का पूरी वेव्स को रिवीव करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को, और उसके साथ हम कोशिश करेंगे पास्ट पेपर की एग्जांपल्स भी हम करेंगे। वेव्स बेटा क्या है? वेव्स ए सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो है वो आपके पास वेव्स कहलाती हैं। एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी आप तक जो पहुँच रही है वो थ्रू साउंड वेव्स पहुँच रही है। टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, देर आर टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बेटा जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है वो दैट इज along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर इस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है तो पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होगी वो इसके पैरेलल होगी। So, so the wave in which the particle vibration is along the direction of wave motion is known as longitudinal। और whereas जो आपके पास ट्रांसवर्स होती है उसमें अगर ये वेव की डायरेक्शन है तो पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ईच पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसकी एग्जांपल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो साउंड वेव्स उसकी एग्जांपल है। ट्रांसवर्स वेव जो है वो आपके पास वेव ऑन द स्ट्रिंग होगी, ये इसकी एग्जांपल है। वाटर वेव्स होगी, ये इसकी एग्जांपल है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बेटा देर आर टू टाइप्स, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स जो है वो एक पॉइंट से अगर आपके पास ये सोर्स है तो इससे अवे एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। वेर एज स्टेशनरी वेव्स में जो है वो एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करती है। तो प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम ए पॉइंट या फ्रॉम ए सोर्स अवे फ्रॉम द सोर्स, एंड स्टेशनरी वेव don't transfer energy. Energy is confined between 2 points. Okay, energy oscillates between 2 points. Stationary waves are formed by two progressive waves moving in opposite direction, having same amplitude, same frequency. सो वेव्स के ग्राफ्स की अगर बेटा बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या बताता है? ये जो मीडियम के तमाम पार्टिकल्स की एक टाइम पे हमें पोजीशन बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये इस तरह का साइनोसॉइडल ग्राफ होगा। और इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास डिस्टेंस है, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये पार्टिकल वेव का मीडियम का मीन पोजीशन पे है, ये पार्टिकल भी मीन पोजीशन पे है, ये लोअर एक्सट्रीम पे है, ये मीन पोजीशन पे है। सो ईच पार्टिकल जो है वो इस तरह वाइब्रेट करता है इस वर्टिकल लाइन में, या इन केस ऑफ जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है। इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है बेटा? इस ग्राफ से हमें ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, दिस इज एम्पलीट्यूड। और दूसरा जो है ये डिस्टेंस जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, जो है दिस इज वेवलेंथ, या आप यहाँ से भी देख के दिस इज वन वेवलेंथ। इस ग्राफ से हमें वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं पता चलती, इससे वेवलेंथ पता चलती है। फ्रीक्वेंसी के लिए फिर आपको अगर वेव की स्पीड एडिशनली पता है तो वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा निकाल लगा के आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अगर आपको इफ़ यू नो स्पीड ऑफ द वेव, और वेवलेंथ यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये this is displacement, not amplitude. Okay, so the maximum displacement from the mean position is amplitude। और दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वन वेवलेंथ होता है। इस ग्राफ से देखे हमें ये नहीं पता चलता कि वेव आपकी ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। दोनों ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होगा वो इसी तरह का ही बनेगा। और ये क्या बताता है? पोजीशंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एट पर्टिकुलर टाइम। दूसरा बेटा आपके पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इससे क्या पता चलता है? वाइब्रेशन ऑफ वन पार्टिकल विद टाइम, के एक पार्टिकल डिफरेंट टाइम्स पे वो कहाँ होगा। तो ये लेट्स से बेटा ये भी साइनोसाइडल होता है,
इससे क्या पता चल रहा है कि एक पार्टिकल की वाइब्रेशन, लेट्स से ये आपके पास एक पार्टिकल है जो अपनी पोजीशन, अपनी लाइन में ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन दीज टू पोजीशंस। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, अपर एक्सट्रीम, ये लोअर एक्सट्रीम। तो बेटा अब यहाँ से पता चल रहा है कि इस टाइम पे ये पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पे है, इस टाइम पे पार्टिकल अपर एक्सट्रीम पे है, इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, और इस टाइम पे कहाँ पे है? साथ। सॉरी, रिपीट करना सर। आप सुन नहीं रहे थे? सुन रहा था सर, देख। मैंने कहा इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीम पे बेटा। पार्टिकल देखो, हम्म, आप नहीं सुन रहे ना, पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, मीन से ऊपर गया, इस टाइम पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंच गया, फिर एक्सट्रीम से वापस आया, इस टाइम पे दोबारा मीन पे पहुंच गया, फिर जो हम्म, है पार्टिकल लोअर एक्सट्रीम पे पहुंच गया, फिर यहाँ से वापस आया। तो ये आपके पास एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है। जी। ओरिजेंटल एक्सिस पे मैं अब आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा। ओरिजेंटल एक्सिस पे टाइम है, और ये जो टाइम होता है इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज टाइम पीरियड बेटा। ठीक है, जी। जल्दी बोला करें ना। और ये डिस्टेंस क्या बताता है? दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। इस ग्राफ से हमें देख के एम्पलीट्यूड बेटा पता चलता है, टाइम पीरियड पता चलता है, और फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 1/t। इस टी। ग्राफ से हमें वेवलेंथ नहीं पता चलती। ये ग्राफ एक पार्टिकल की डिफरेंट टाइम्स पे पोजीशंस को शो करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है बेटा, ग्रेडियंट आपके पास, आपको अगर याद हो तो क्या होता है? स्पीड। वेलोसिटी। स्पीड और जी, वेलोसिटी वेलोसिटी। नेपर के, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? इन जगहों पे वेलोसिटी बेटा आपके पास जीरो है, यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ velocity maximum. So velocity of the particle is maximum at the mean position and it is zero at the extreme position. अगर velocity extreme position पे जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी extreme position पे जीरो होगी। तो इसका पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को ड्रॉ करना था। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे हम, यहाँ पे हमें जीरो मिल रही है, यहाँ पे हम्म, काइनेटिक एनर्जी जीरो मिल रही है। ये दो पॉइंट्स हमने मार्क किए। इधर जो है वो ग्रेडियंट मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी एकदम डिक्रीजेज से। टू जीरो। बेटा उसके बाद ग्रेडियंट जो है यहाँ पे, अब क्या हो रहा है कि यहाँ ग्रेडियंट जीरो, जीरो से फिर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, फिर जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। सो द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, देन इट विल डिक्रीज टू जीरो, or at this point kinetic energy will again be zero. So this is how kinetic energy changes with time. Kinetic energy of single particle changes with time. Velocity of single particle is not constant. Velocity जो है वो sinusoidally vary कर रही है, और and the velocity is maximum at mean position and minimum at extreme position. इस ग्राफ से we can find time, period and amplitude. उसके बाद बेटा आपके पास आता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। क्या चीज़ होती है इसकी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इंटेंसिटी इज पावर ऑफ वेव पर टाइम। यूनिट एरिया। हाँ, एरी। ओके, सो पावर पर यूनिट एरिया, या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम। तो आपने जब पेपर में डिफाइन करना आएगा तो आप इस इक्वेशन से ही डिफाइन करेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? पावर, पावर आपके पास होती है, पावर इज वर्क डन ओवर वॉट। टाइम। सो के जी, वर्क इज एम, वर्क इज एफ डी। सो के जी हम्म, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। सो पावर इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री divided by m square. So kg m square s minus थ्री ओवर m square। तो ये से कैंसिल हो जाता है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज
SI बेस्ड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज kgs-3। ओके, अब इंटेंसिटी ऑफ वेव किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा? हाउ हाउ डज इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द वेव? इन पहला फैक्टर होता है बेटा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एंड स्क्वायर। दूसरी चीज होती है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। इस पहली बात से आपको पता होना चाहिए कि अगर वेव का एम्पलीट्यूड डबल कर दें, तो इफ ए इज डबल्ड, तो इंटेंसिटी विल आई विल बिकम बेटा 4 टाइम्स। यस। ए डबल हो गया तो इंटेंसिटी कितने टाइम बढ़ेगी? तो 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। अगर दो वेव्स का एम्पलीट्यूड फर्क है और उनकी इंटेंसिटी का रेशो निकालना है I1/I2, तो ये होगा एम्पलीट्यूड 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड टू टू स्क्वायर इफ फ्रीक्वेंसीज आर सेम। फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड पे फिर डिपेंड करेगा, तो इस तरह डिपेंड करेगा। अगर एम्पलीट्यूड को डबल करोगे इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ेगी। अगर एम्पलीट्यूड को बेटा, इंटेंसिटी को अगर आप डबल करना चाह रहे हो तो एम्पलीट्यूड को फिर कितना बढ़ाना पड़ेगा? √2 टाइम ए। इफ यू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड बाय √2 टाइम, देन इंटेंसिटी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। टू। एक इस चीज पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी। दूसरी बेटा, आपके पास जो इंटेंसिटी होती है वो सोर्स से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास ये सोर्स है और ये वेव्स हर डायरेक्शन में जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट पावर से एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे फर्क होगी, और पॉइंट बी पे, ए पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या बी पे? ए पे ज्यादा होगा। ए का डिस्टेंस D1 है, बी का डिस्टेंस जो है वो D2 है। इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा। वजह क्या है? कि ये स्फेरिकल एरिया में स्प्रेड आउट हो रही है। यहाँ तक इसका एरिया जो है वो स्फीयर का कम है। एज यू मूव अवे, दैट एरिया ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेस। सो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज, power of the source is constant, that is P over area, and area of the sphere is 4 pi radius square, that is d square। ओके, जी यहाँ सर। ए तक जो स्फीयर बन रहा है बेटा, उसका रेडियस जो है वो D1 है, तो इसलिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सो अगर यहाँ इंटेंसिटी I1 है, या इंटेंसिटी बेटा I2 है, इनकी रेशियो फाइंड करनी है, तो क्या होगा? I1 over ओवर आई I2 टू इज इक्वल इज, टू D2 स्क्वायर ओवर माशाल्लाह, डी वन स्क्वायर। D2 स्क्वायर over D1 स्क्वायर। अच्छा, अगर इंटेंसिटी जो है वो डी स्क्वायर के साथ है, तो एम्पलीट्यूड को कैसे देखेंगे? पार्टिकल की वाइब्रेशन, आपको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज 1/d स्क्वायर। तो एम्प स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, डिस्टेंस डबल करोगे एम्पलीट्यूड हाफ होगा। मतलब अगर यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन A1 है, यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन A2 है, तो हमें रेशियो फाइंड करनी हो A1/A2, देन इट विल बी इक्वल टू D2/D1। इज दैट क्लियर? सो इंटेंसिटी जो है वो वेव की एम्पलीट्यूड के साथ इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज कर सकते हैं, या सोर्स को अपने करीब ला के इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल पे अगर आपको वॉइस मैसेज आया और आप मोबाइल को दूर रखते हो, आपको नहीं सुनाई दे रहा, तो आप मोबाइल को उठा के अपने कान की तरफ ले जाते हो, कान के करीब ले जाते हो, आप डिस्टेंस कम कर देते हो ताकि आपकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ए वेव जी ऑफ सर। एम्पलीट्यूड हैज इंटेंसिटी, जो है एम्पलीट्यूड ए है, तो इंटेंसिटी जो है उसका 3 है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी दैट हैज एम्पलीट्यूड 2 है? तो एम्पलीट्यूड को बेटा डबल कर दिया है, इंटेंसिटी विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। सो पहले इंटेंसिटी जो है अगर आपके पास 3 थी, तो अब इंटेंसिटी क्या तो हो जाएगी? 12। जी, 12। 12 हो जाएगी। ठीक है,
इंटेंसिटी इसको रेशो मेथड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या इस तरह I1 ओवर I2 इज A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी इज सेम। सो आप डायरेक्टली करें तो I1 हमने फाइंड करनी है, I2 जो है वो आपके पास 3 है, और एम्पलीट्यूड ऑफ जिसकी फाइंड करनी है उसका एम्पलीट्यूड बेटा है 2, 4A² ओवर A²। ठीक है, तो ये कट गया तो इंटेंसिटी I1 इज 12। ठीक हो गया, इंटेंसिटी यस सारी कहानी समझ आ गई। फेज डिफरेंस बेटा क्या है, अगर आपके पास वेव के ऊपर दो पॉइंट्स हैं और आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, जैसा कि आपको पता है कि वो, ये ज़रूरी नहीं है कि मीन से स्टार्ट हो, जैसे मैंने अपने ग्राफ में इसको मीन से स्टार्ट किया हुआ है, ये किसी भी वो हो सकता है इस पॉइंट से स्टार्ट कर ले। तो ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 1 वेवलेंथ। दो पार्टिकल्स जो 1 वेवलेंथ डिस्टेंस दूरी पे होते हैं उनका फेज डिफरेंस होता है 360 डिग्री। यहाँ तक देखें, अगर आप इस साइकिल को देखें तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। इफ़ यू नो मैथमेटिक्स तो आपको पता है ये साइन का ग्राफ है, और यहाँ तक जो है 1 वेवलेंथ में जो एंगल बनता है दैट इज 360 डिग्री। तो दो पॉइंट्स, अगर आपके पास एक पॉइंट ए है एंड अदर पॉइंट इज बी दैट इज एट दिस पॉइंट, इनके बीच में फेज डिफरेंस देखना हो तो हम इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है जैसे ये 90 डिग्री है, फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन ए बी इज 90 डिग्री। ठीक है, और फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज 180। 180 डिग्री का मतलब होता है आउट ऑफ फेज। अब बी, बी जो है अगर नीचे जा रहा होगा बेटा तो ए क्या होगा, ए ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, बी जब लोअर एक्सट्रीम पे पहुंचेगा ए किधर पहुंचेगा, अपर एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। तो 180 डिग्री फेज का मतलब होता है कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। और फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी कितना होगा, 360। 360 डिग्री। अगर दो पॉइंट से उनके बीच में डिस्टेंस पता है ए बी का, तो फेज, ये फार्मूला फिर आपने इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस ओवर 1 वेवलेंथ into 360 degree. This is how you find phase difference between two points uh, that are at distance x unit away. याद रखना 0 to 360 कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है प्रोग्रेसिव वेव में। आगे जाके हम स्टेशनरी वेव की बात करेंगे तो वहाँ पे फेज डिफरेंस 0 और 180 दो ही फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे फेज डिफरेंस का आपको समझ आ गया बेटा। अगर जी सर। अगर आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे E और फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई फाइंड करना हो, तो अब देखें ये 360 डिग्री यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, आगे 90 जी डिग्री है, सर। तो 360 प्लस 90 कितना होता है, 450। 450 450 या इसको 90 या डिग्री, 90। जो 360 से आगे का फेज डिफरेंस होगा उसमें से 360 माइनस करके जो है हम उसको कैलकुलेट करें, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दूसरा है कि दो, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक पार्टिकल का अपने साथ डिफरेंट टाइम पे फेज डिफरेंस देखना हो, तो वो कैसे लिखेंगे। अगर दो पॉइंट मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड दूर हैं, तो यहाँ तक फेज डिफरेंस कितना बनता है, 360 डिग्री। सो टाइम पीरियड टी, फेज डिफरेंस इज 360 डिग्री। अगर उनके बीच में टाइम टी होगा, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये वही पॉइंट है लेकिन दो डिफरेंट टाइम स्पेस हो, इनके बीच में टाइम जो है इसके बीच में टी है। फार्मूला इस्तेमाल होगा फेज डिफरेंस फाइव, तो रेशियो मेथड से फाइव का आप निकाल सकते हैं, टी ओवर कैपिटल टी इंटू 360 डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस बेटा बिटवीन टू वेव्स कैसे निकालते हैं, दो वेव्स, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, या नीचे डायरेक्ट एंगल भी हो सकता है।
अगर एक वेव आपकी ये है, और फॉर एग्जांपल दूसरी वेव जो है आपकी दोनों वेव्स को बेटा सेम वेवलेंथ होना चाहिए। सो इनके बीच में, इनके नियरेस्ट क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस देख लेंगे x ओवर इनका जो वेवलेंथ होगा वो मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री। सो दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। ठीक है, ब्लू वन एंड वाइट वन के बीच में जो फेज डिफरेंस है वही होगा। ये याद रखने वाली बात है कि अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो ये इफ, तो इसका मतलब ये होगा कि उनके बीच में फेज डिफरेंस 360 माइनस 90 भी हम कर सकते हैं। तो 360 माइनस 90 क्या होगा 270। जी? 270। 270 डिग्री। तो अगर 90 वाली ऑप्शन नहीं होगी तो 270 वाली आपने उठानी है। जैसा कि आपके सामने ये एक क्वेश्चन है पास पेपर का। टू लाइट waves of the same frequency are represented by the diagram, displacement angle है, what could be the phase difference between two waves। अब देखिए यहाँ से देख के आपको क्या नजर आ रहा है, phase difference between these two waves, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखें सेम फेज पॉइंट है, इनके बीच में एंगल डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है 100 डिग्री, बट 100 डिग्री की ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 260। 360 माइनस 100 दैट इज 260 डिग्री, ये ऑप्शन होगी। इसको विजुअलाइज कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी वेव को वन एक साइकिल पीछे ले जाएं, इस वेव का ये पॉइंट ले लें, इसका ये पॉइंट ले लें, तो इधर से पूरा एक साइकिल कितना का होता है 360 डिग्री का। सो इफ 100 इज दिस तो दैट इज 200 260। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, और उनका जो है वो दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वेव इक्वेशन क्या होती है बेटा, वेव इक्वेशन इज v इक्वल टू एफ लेमडा, वेयर v इज स्पीड ऑफ द वेव, speed with which the energy is transferred, f is frequency, this lambda is wavelength। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है बेटा कि apparent change in frequency of wave relative motion of source and observer। अगर आपसे सोर्स आपसे दूर जा, सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, दिस इज ऑब्जर्वर एंड वी विल कंसिडर ऑब्जर्वर एट रेस्ट। इफ द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड द vs इज द स्पीड ऑफ द सोर्स एंड इट इज emitting वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी fs है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और जो इस ऑब्जर्वर को मिल रही है वो f नॉट है, दिस v इज द स्पीड ऑफ वेव। तो क्या होगा इस सूरत में, इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर देन एफ नॉट विल बी ग्रेटर देन एफ एस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एफ नॉट इज वी एफ एस over v minus vs। vs is the speed of source, v is the speed of wave, f is the frequency emitted by the source, and f naught is the observed frequency, and observed frequency will be greater than the source frequency fs। अगर vs बेटा जीरो कर दें, if the source is not moving, then you can see from this graph कि f naught will be equal to vfs ओवर v माइनस जीरो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देन एफ नॉट विल बी इक्वल टू एफ एस। FS। जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आएगा वो सेम, अगर सोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट आना था वो आ चुका है, वो हर जगह फिर सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि सोर्स आपका इधर है तो फ्रीक्वेंसी इसको कुछ और मिल रही है, सोर्स इधर है तो फ्रीक्वेंसी कुछ और मिल रही है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी में
सोर्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आना था वो आ चुका है, ठीक है। अब फर्दर उसमें चेंज नहीं होगा। जब वो सोर्स इस ऑब्जर्वर को क्रॉस कर देगा, दूर जाएगा, तो फिर फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा, ठीक है। सो सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा बेटा, तो फिर क्या होगा? फिर अगर यही सोर्स ऑब्जर्वर से दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है, और इसकी जो स्पीड है वो v ऐसी है, तो इस सूरत में बेटा एफ नॉट विल बी स्मॉलर देन, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इस सूरत में एफ नॉट विल बी स्मॉलर देन एफ एस, और फॉर्मूले में क्या चेंज आएगी? याद है आपको? v प्लस वी एस, ठीक है। जी। If the source is moving away from this observer, then observed frequency will be smaller than the original frequency, और फार्मूला जो है उसका एफ नॉट इज इक्वल टू वी एफ एस ओवर वी प्लस वी एस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए, high speed train approaches a stationary observer at speed. Now the train is moving towards the observer, and the speed of the train is, so this is Vs, is 80 meter per second. The train's horn emits a sound of frequency. This is frequency of the source, that is 250. The speed of the sound, that is, which is V, is 340. What is the observed frequency of the sound from the horn? So F observed, ये देखना है कि उसकी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है। हाई स्पीड ट्रेन approaches the stationary observer. So F naught will be equal to V एफ एस ओवर वी माइनस वी एस। ये आपको बताता चलूँ, ये फार्मूला आपको पेपर में गिवन होता है, लेकिन वो इस तरह प्लस माइनस के साथ गिवन होता है। आपने फिर खुद देखना है कि जब उसकी तरफ आ रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, जब दूर जा रहा है तो क्या होना चाहिए। ये फार्मूला इस केस में लगेगा बेटा, और इस केस में v इज 340 मल्टीप्लाई बाई 250 ओवर v 340 माइनस वी एस। स्पीड ऑफ द सोर्स शुड बी लेस देन द स्पीड ऑफ द वेव। इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब ग्राफ क्या होगा? अगर आपके पास ये सोर्स है, सॉरी ये ऑब्जर्वर है, और ये सोर्स है, इसकी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है। एफ नॉट बेटा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अब जब इसकी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। जब ये इससे पास ऑन हो जाता है, इससे दूर जाना शुरू हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आना था वो आ चुका है। सोर्स इस जगह पे, सोर्स इस जगह पे, सोर्स इस जगह पे, सोर्स इस जगह पे, फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट आना था वो आ चुका है। लेकिन जब सोर्स इस पॉइंट पे, द सोर्स इज पासिंग एट दिस टाइम, सोर्स passes द ऑब्जर्वर। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी होता है while the source is approaching or leaving, it is not same, ये फर्क होता है, ठीक है। और अगर सोर्स की स्पीड चेंज हो रही हो, तो फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। उसको हमने, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये है कि फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ द सोर्स शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है कि देखें, इसमें ऑब्जर्वर, ये आपके पास एक दो स्टार हैं और एक स्टार की लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्वर आना होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, कैसा ग्राफ नजर होगा? देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस पॉइंट तक आता है तो इट इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। डिस्टेंस इससे करीब हो रहा है ना, जी। इस पॉइंट तक डिस्टेंस करीब हो रहा है। सो फ्रीक्वेंसी, अगर एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, सॉरी एफ एस, तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, इंक्रीज मैक्सिमम तक जाएगी। उसके बाद जब ये इस पॉइंट से इधर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। फिर
ये इसका ग्राफ जो है इस तरह का होगा। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, एफ मैक्स, और ये क्या होगा, एफ मिनिमम। तो इस जगह तक आप जो देख रहे हो वो ये पॉइंट है, फिर यहाँ से दूर जा रहा है, ठीक है। इस जगह से लेके इस जगह तक आपसे दूर जा रहा है, सो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा। इस पॉइंट पे, ये इस जगह पे, फिर जो है आपकी तरफ, इस पॉइंट से इधर आ रहा है, इस पॉइंट तक आपको अप्रोच कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ तक जाए, ठीक है। ये एक स्टार की लाइट को जी। ऑब्जर्व करें। और इस केस में जब किसी स्टार की हम उसमें डॉपलर इफेक्ट देखते हैं, तो फिर हम वेवलेंथ में देखते हैं, क्योंकि हमसे स्टार से लाइट नजर आती है। स्टार अगर हमसे दूर जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज होगी, उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। स्टार अगर आपकी तरफ आ रहा है तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो अगली बात बेटा आती है, इसमें एक चीज हमारी के इसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो है वो कैसी होगी वेव पे, वो इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल जो है वो, बेटा अगर आपके पास है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, और आपसे कहता है कि जो पार्टिकल हैं राइट नाउ उनकी पोजीशन ये है, ठीक है। और आपसे ये कहा जाए कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो पार्टिकल ए ऊपर मूव कर रहा था या नीचे, सी ऊपर मूव कर रहा था या नीचे, ए ऊपर, बी ऊपर मूव कर रहा था या नीचे, तो किस पार्टिकल की क्या मोशन थी। वेव की जो मोशन है, ये वेव की डायरेक्शन है इधर। तो इसको हम कैसे देखते हैं बेटा, इसमें हमें पता है कि जी वेव अगर आगे की तरफ उसका डिस्टर्बेंस जा रहा है तो थोड़ी देर बाद क्रस्ट की पोजीशन जो होगी वो आगे होगी, और थोड़ी ही देर बाद इसकी पीक्स आगे को मूव करेंगी। ये याद रखना, पार्टिकल्स आगे नहीं मूव करते, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। सो ये सी जो है ये ऐसे ऊपर जा रहा था, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे, ए भी ऊपर जा रहा था, बी किधर जा रहा था, नीचे जा रहा था। ये पार्टिकल किधर जा रहा था उस टाइम पे, नीचे जा रहा था। ये पार्टिकल किधर जा रहा था, नीचे जा रहा था। ये पार्टिकल, इसको अगर डी कहते हैं तो डी वाज मूविंग डाउन विद मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। ए वाज मूविंग अप विद मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर आपको प्रोग्रेसिव वेव को ड्रॉ करना पड़े एक वेवलेंथ के एक टाइम पीरियड के बाद, तो आप एक कंप्लीट वेवलेंथ जितना डिस्टेंस वो आगे मूव कर देगी, ठीक है। और पार्टिकल की वाइब्रेशन अगर वेव की डायरेक्शन इधर कर दें, तो फिर ये पार्टिकल जो आपके पहले इधर से लेके इधर तक वाले सारे पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट कर रहे थे उस टाइम पे जब आपने स्क्रीनशॉट लिया, जब आपने देखा, और ये पार्टिकल नीचे मूव कर रहे थे उस टाइम पे, तो अगर वेव की डायरेक्शन उल्टी कर देंगे तो ये पार्टिकल उस वक्त नीचे वाइब्रेट कर रहे होंगे और ये पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट कर रहे होंगे, हम्म। ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होती है कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक जगह पे मिलती हैं तो वो एक कंबाइन इफेक्ट देती हैं, उसको आप सुपरपोजिशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि अगर दो वेव्स एक पॉइंट पे मिलती हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पे क्या होता है, आपको याद है। हाँ बेटा। हम्म। इसी पॉइंट पे अगर आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहेंगे तो वो दो डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेव ये है, तो याद थोड़ा कम है ना।
हम्म, ये क्या वजह है? हेलो। जी वेव्स का थोड़ा बुरा। लिखना छोड़ गया यार ये। अच्छा, अब लिखा। ये बेटा एक वेव है, और इस पॉइंट पे अगर दूसरी वेव कुछ इस तरह आती है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये आपकी मीन पोजीशन है। अब देखें, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव ज़्यादा, ये नेगेटिव कम। जब इनको ऐड हम्म, करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा नीचे हो। थोड़ा सा नीचे, लेकिन होगा पॉजिटिव ही। ये रिजल्टेंट ड्रा करो। हम्म, यहाँ तक रिजल्टेंट कुछ इस तरह का होगा। ठीक है। देख रहे हो इस पॉइंट पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ज़्यादा है तो इसलिए वो। उसके बाद इस पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज़्यादा, तो ये ये थोड़ा ओवरऑल सा ऊपर में हो। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमने ड्रॉ किया। अब कोहेरेंट वेव्स बेटा क्या होती हैं? जिनके ऐसी वेव्स जिनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। जो भी फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा तो फिर हम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर सकेंगे। जैसे देखें, ये दो वेव्स हैं आपके सामने, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है आपको पता चल सकता है? 180। इनके बीच में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। ठीक है। सो मेरी स्क्रीन आपको सही नजर आ रही है? जी सर। तो फेज डिफरेंस इनके बीच में 180 है। इस पॉइंट पे देखें, क्रस्ट ऑफ वन ओवरलैप्स विद द ट्रफ ऑफ अदर। हर टाइम पे देखें ये सिचुएशन है। तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। इस स्टार्ट वाले टाइम पे भी वही है, इस टाइम पे भी वही है, इस टाइम पे भी वही है, इस टाइम पे भी वही है। सो ये इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री जो था दैट इज कांस्टेंट, और दिस इज सेम फॉर ऑल टाइम। इसलिए हम इनको कहेंगे ये कोहेरेंट वेव्स हैं। अगर आगे कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाती, ये वेव्स शुरू में इस तरह होती, आगे देख लें कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो फिर वो कोहेरेंट वेव्स ना कहलाती। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा अगर आपके पास दो सोर्सेज हैं S1 एंड S2, ये दोनों सोर्सेज इन फेज हैं। ये जो ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों सोर्सेज इन फेज कर रहे हैं। ठीक है। तो पॉइंट ए पे अगर हमने देखना हो कि क्या होगा इंटरफेरेंस इनका, अब देखें ये सोर्स S1 से जो वेव्स आ रही हैं डिस्टेंस D1 कवर कर रही हैं पॉइंट ए तक, S2 से डिस्टेंस D2 कवर कर रही हैं। तो इनके जो पाथ लेंथ है उसमें फ़र्क है। पाथ लेंथ की वजह से ए पे जो वेव्स अप्रोच करेंगी उनके बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ऑल्दो सोर्सेज इन फेज थे, लेकिन डिफरेंस पाथ की वजह से पॉइंट ए तक जो है उनका फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर D1 और D2 माइनस D1 ये पार्ट डिफरेंस है, इफ दिस इज इक्वल टू n लेमडा, वेयर n इज 0 1 2 3, इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ हो, तो फिर ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा? दिस इज, याद है भूल गए हो? कंस्ट्रक्टिव। This is for हम्म, constructive interference. If the path difference is one wavelength, two wavelength, three wavelength, four wavelength, तो constructive interference होगा। अगर so path difference is D2 minus D1 if this is n lambda। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है? 1.5 2.5। यस, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। इसको कैसे लिखते हैं? n प्लस हाफ, जनरल फार्मूला इस तरह लिखते हैं, लैम्डा, वेयर n इज फ्रॉम 0 1 2 3। अब देखें n जीरो डालें तो क्या बनेगा? D2 माइनस D1 विल बी हाफ लैम्डा, 0.5 लैम्डा,
और अगर n 1 डालें तो क्या बनेगा? 1.5 लेमडा। 5। n 2 डालें तो 2.5 लेमडा। अगर n 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये फार्मूला बनेगा। अगर n जो है वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर फार्मूला ये होगा n-1/2 इंटू लेमडा। n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n 1 डालें ना, 1 माइनस हाफ इज हाफ। ठीक है। 2 डालेंगे, 2 माइनस हाफ इज 1.5 लेमडा। तो ये कंडीशन है इफ द सोर्सेज आर इन फेज। के क्वेश्चन कर लेते हैं। वेव जनरेटर्स आर एट पॉइंट एक्स एंड वाई। यहाँ पे दो सोर्सेज हैं। Produce water waves of the same wavelength at point Z. The waves from X have the same amplitude as the waves from Y. Distance X, Z, and Y, Z are shown. When the wave generators operate in phase, the amplitude of oscillation at Z is 0. इसका मतलब है Z पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, दोनों वेव्स से जो यहाँ तक पहुंच रही है एम्पलीट्यूड सेम है, और अगर एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है तो दैट मीन के दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। What could be the wavelength of the waves? ठीक है। तो what is path difference बेटा? Path difference is 34 minus 24. So path difference is 10 centimeter. This path difference जो है that must be whole number। ये क्या होना चाहिए? ये आपके पास होल नंबर मल्टीपल ऑफ लेमडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि z पे 0 हो रहा है। तो ये 1.5 लेमडा होना चाहिए, 2.5 लेमडा होना चाहिए, 0.5 लेमडा होना चाहिए। तो अगर इसको 2 सेंटीमीटर रखें तो फिर तो ये 5 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं। इसको अगर 4 सेंटीमीटर रखें तो फिर कितना बनता है? इस पाथ डिफरेंस को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास 2.5 आता है। सो दिस इज 2.5 लेमडा इफ लेमडा इज 4 सेंटीमीटर। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन 6 पे भी नहीं होगा। एग्जैक्टली 0.5, 1.5, 2.5 ये होने चाहिए। ठीक है, 3 पे भी ऐसा नहीं होगा और 6 पे भी ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है 4 सेंटीमीटर। अगर उसने कहा होता यहाँ पे 0 नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, फिर आपके पास क्या आंसर होता? फिर आपके पास 2 सेंटीमीटर होता। ठीक है। अगर S1 और S2 आउट ऑफ फेज ऑपरेट कर रहे हो, इनका फेज ऑलरेडी, इनका फेज जो है वो 180 का हो, इसका क्या मतलब होगा कि S1 अगर इससे वेव्स ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं तो इससे वेव ऐसे, ऑलरेडी इनके बीच में अगर फेज डिफरेंस 180 का होगा तो फिर कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए D2 - D1 n-हाफ लेमडा हो जाएगा बेटा, वेयर n इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, या n+हाफ लेमडा होगा। n starts from 0, 1, 2, 3. This is condition of constructive interference. And condition of destructive interference will be d2 minus d1 will be equal to n lambda. So n equal to 0, 1, 2, 3. So पहला केस जो आपने देखना होगा जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने देखना है कि सोर्सेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस तो नहीं है। अगर फेज डिफरेंस है तो फिर कंडीशन अपोजिट होगी, 180 का फेज डिफरेंस होगा। अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो फिर ये कंडीशन होगी। ठीक है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स बेटा क्या होता है कि वेव्स जब किसी कॉर्नर से या किसी ओपनिंग से गुजरती हैं और बेंड हो जाती हैं, ये देखें ना, ये वेव फ्रंट से, और इस कॉर्नर से गुजरने के बाद वे सीधे होने के बजाय ये बेंड हो गई हैं, देखिए। इस बेंडिंग ऑफ वेव्स को डायफ्रैक्शन कहते हैं। पहले के एग्जांपल में बेंडिंग ज़्यादा है, दूसरी एग्जांपल में बेंडिंग थोड़ी है, मतलब इसमें जो है कम एंगल से बेंड हुआ है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगर इसका साइज वेवलेंथ के बराबर होगा तो डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, अगर इसका साइज वेवलेंथ से ज़्यादा होगा तो डायफ्रैक्शन कम होगी। डायफ्रैक्शन के बाद वेव्स का किस चीज़ पे फ़र्क आता है? वेवलेंथ पे कोई फ़र्क नहीं आता, सेम होता है। फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं आता, सेम होती है। सिर्फ एम्पलीट्यूड पे फ़र्क आता है सोर्स से दूर होने की वजह से। यहाँ सोर्स लगा है,
इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा। तो डायफ्रैक्शन को ज़्यादा करने का क्या तरीका है कि आप जो गैप है उसका साइज वेवलेंथ के बराबर कर दें। अगर उसका साइज वेवलेंथ से ज़्यादा है तो आप गैप को कम कर दें या वेवलेंथ को इंक्रीज कर दें। जैसे इस केस में डायफ्रैक्शन बेहतर करने के दो तरीके हैं। आप वेव इस साइज को आपने अगर नहीं छेड़ना चाहते तो वेवलेंथ को ज़्यादा कर दें, ठीक है, या इस साइज को कम कर दें। गॉट इट। ऑल तरह की वेव्स डायफ्रैक्ट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनका ये कंपैरिजन कैसा है। डबल स्लिट इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा कि अगर आपके पास एक लाइट सोर्स है या आपके पास सोर्स है, ये एक सिंगल स्लिट से गुजारा है और उसके बाद आपने ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2। अब हमने क्या किया है कि एक ही सोर्स से हमने दो सोर्सेज बना लिए ताकि कोहेरेंट सोर्सेज हों। दोनों सोर्सेज से वेव्स डायफ्रैक्ट हो रही हैं, इससे भी और इससे भी। इस रीजन में वेव्स देखें ओवरलैप कर रही हैं। तो क्या होगा, किसी पॉइंट पे उनका इन जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होल नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा, वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कुछ पॉइंट्स पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो आप अगर देखें इन पॉइंट्स पे कि क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो एक वेव का क्रस्ट ये क्रस्ट है, इसके बीच में जो है वो डॉटेड लाइन से ट्रफ शो कर सकते हैं। दोनों के क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं, दोनों के क्रस्ट मिल रहे हैं, इस लाइन पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही नजर आएगा, आप इंटरफेरेंस नहीं देख सकते। फिर अगर आप इस जगह पे देखें तो सी पे एक वेव का, ये वेव फ्रंट्स का सेंटर मतलब ट्रफ, और इस वेव का क्रस्ट क्रॉस है, तो यहाँ पे और मिनिमम डिस्ट्रक्टिव। होगा, नो लाइट नजर आएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आप डी पे देखेंगे तो डी पे क्या हो रहा है, डी पे दोनों वेव्स के क्रस्ट मिल क्रॉस ट्रफ मिल रहे हैं, तो डी पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अगर आप सामने स्क्रीन लगा देना, या जैसे ऐसे ये दोनों सोर्सेस से ये सामने स्क्रीन लगा दी, तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये अगर आपने ब्लू लाइट यूज़ की है तो सेंटर में ब्लू स्पॉट नज़र आएगा। फिर बीच में कोई लाइट नहीं होगी, अगला ब्लू नज़र आएगा, फिर ब्लू नज़र आएगा, फिर ब्लू नज़र आएगा, फिर ब्लू नज़र आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दरम्यान में कोई लाइट नहीं है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम ए अगर कह देते हैं, और इस स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो डी कह देते हैं, और इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो क्या होगा, ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस इज एक्स। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज लैम्डा, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस। एक्स जो है वो आपके पास लैम्डा डी ओवर ए। इस जगह पे क्या हो रहा है, दोनों सोर्सेज से, इस जगह से और इस जगह से वेव्स जो पहुंच रही है उनके बीच में पावर डिफरेंस कोई नहीं है, इसलिए आपके पास ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है इस एरिया में, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स एंड दिस सोर्स, अब इनका पावर डिफरेंस इस जगह पे क्या हो रहा है, 0.5 लैम्डा हो गया है, इसलिए नो नो लाइट इन दिस रीजन। फिर क्या हुआ है, अगले इस जगह पे अगला जो आपको ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है वहां पे 1 लैम्डा हो गया है पावर डिफरेंस। देख रहे हैं ना, यहाँ तक डिस्टेंस इसका अब ज़्यादा हो गया है, इसका कम हो गया है, तो ये डिस्टेंस जो होगा इनका, अगर मैं इसको S1 कह दूँ, S2 कह दूँ, इस पॉइंट को A कह दूँ, S2A माइनस S1A इज़ 1 लैम्डा नाउ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम ब्राइट स्पॉट, यहाँ 2 लैम्डा, यहाँ 3 लैम्डा, यहाँ पे भी 1 लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ 1 लैम्डा, सॉरी 3 लैम्डा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस के सेंटर में देखें या दो डार्क फ्रिंजेस के सेंटर में देखें तो वो भी आपके पास एक्स ही होगा। वो हमारे पास इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ए डी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इस डिस्टेंस पे, ठीक है। और इस स्लिट्स की ओपनिंग्स के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
अगर आप फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आपके पास सिर्फ ये तीन चीजें हैं जिनको आप डिस्टर्ब कर सकते हो, जिनको आप छेड़ सकते हो। अगर आप इंटेंसिटी को ड्रॉ करें यहाँ पे, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव, यहाँ सेंटर में आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे कोई इंटेंसिटी नहीं है, फिर इंटेंसिटी इधर, फिर थोड़ी और कम इंटेंसिटी। ये ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटेंसिटी, तो शुरू वाला जो सेंटर वाला स्पॉट है उस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, आगे जैसे दूर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो ये ग्राफ भी आपको देके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सो जैसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस ऑन a screen by double slit interference using light of wavelength 600 nanometer. So wavelength is 600 nanometer. The fringe separation is x is 4 millimeter and the separation of the slits is 0.6 millimeter. Find the distance between the double slit and screen which is d. इसको find करना। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू लेमडा डी अपान ए। इसमें ख्याल ये रखना है, डी आपने फाइंड करना है, डी को पहले सब्जेक्ट बना दें, एक्स ए ओवर लेमडा। सो अगर ऑप्शन में देखेंगे डिस्टेंस मीटर में है तो सब कुछ आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक्स 4 मिलीमीटर में, मिली से आपने करना है मीटर में। ए जो है आपके पास 0.6 मिलीमीटर, इसको भी मीटर में। लेमडा जो है वो आपके पास 600 नैनोमीटर, तो ये आपके पास जो है वो मीटर में। तो इस तरह जो है आपके पास इसका आंसर मीटर आएगा। मीटर 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 स्क्वायर ओवर मीटर, तो मीटर में आंसर आएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिए करके। अगर एक्स को आप इंक्रीज करना चाह रहे हो, ए को आप डिक्रीज कर दें, आपके पास ऑप्शन है एक्स इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा आप क्या करें, अगर ए आपने कांस्टेंट रखा है, ए को नहीं छेड़ रहे, इसको इंक्रीज कर लें, फिर एक्स इंक्रीज हो जाएगा। इसको भी नहीं छेड़ रहे, इसको इंक्रीज कर दें, फिर एक्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर आप वाइट लाइट चूज कर लें तो यहाँ पे बैंड ऑफ 7 कलर्स होंगे, सेंटर में वाइट लाइट होगी, इधर 7 कलर्स होंगे। रेड सबसे ऊपर होगा और वायलेट सबसे नीचे, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। फिर 7 कलर्स का एक और बैंड होगा, फिर 7 कलर का एक और बैंड होगा। इस तरह जो है, अगर आपने 2 कलर्स का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे 2 कलर सेंटर में उनका मिक्सचर ही होगा, यहाँ पे 2 कलर्स सेपरेट नजर आएंगे। अगर एक स्लिट, इन स्लिट्स के ओपनिंग्स को आप छेड़ रहे हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इंटेंसिटीज पे फर्क पड़ेगा। अगर वो कहता है कि इनके ओपनिंग्स को ज़्यादा कर देता हूँ तो फ्रिंज स्पेसिंग पे कोई फर्क पड़ेगा, तो आंसर विल बी नो, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अगर आप एक का साइज आपने सेम रखा हुआ है, दूसरे को साइज को कम कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे जो कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, इसलिए नो लाइट आपको नजर आती थी। लेकिन इस सूरत में अगर एक का एम्पलीट्यूड आपने कम कर दिया, कैसे, एक स्लिट का साइज आपने छोटा कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो फिर जो डार्क फ्रिंज बन रही थी वो, उसकी डार्कनेस कम हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। या और ब्राइट जो है वो लेस ब्राइट हो जाएगी। तो ये फार्मूला और फिर इसकी एग्जांपल। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है बेटा, इसमें मैनी स्लिट्स होती हैं और मैनी स्लिट्स से जब आप लाइट पास करते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आपके पास वही ब्राइट डार्क ब्राइट नजर आता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव स्लिट्स इज डी, और एन इज द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। और एन इज 1/d। ये याद रखना, अगर एन आपके पास आता है 500 लाइन्स आर स्लिट्स पर सेंटीमीटर, तो डी विल बी इक्वल टू 1/500 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास 0th ऑर्डर मैक्सिमम है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, ये थर्ड ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। इस केस में जो आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग है उसको हम इस एंगल से देखते हैं। ये थीटा सेंट्रल लाइन से अगर फर्स्ट ऑर्डर का एंगल है
और फिर इसकी इक्वेशन क्या बनती है, डी, आपको याद है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है बेटा। थीटा कौन सा हम यूज ठीक करेंगे, है। जो हम ऑर्डर यूज कर रहे हैं उसका, अगर हम फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर का एंगल गिवन है सेंटर से, तो फिर हम n2 यूज करेंगे और एंगल ये वाला यूज करेंगे। ठीक है। और इस फॉर्मूले से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं लाइट की। हम अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखने के लिए क्या होगा, साइन ऑफ थीटा को 1 रख लेंगे फॉर मैक्सिमम ऑर्डर्स के लिए, पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, डी साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, दैट इज एन लेमडा। सो यहाँ से एन आ जाएगा डी ओवर लेमडा। ये याद रखना है, डी और लेमडा की सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर आपके पास एन आता है 5 पॉइंट फॉर एग्जांपल 8, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको लोअर बाउंड पे राउंड ऑफ करेंगे बेटा, एन इज इक्वल टू 5। इसका मतलब होगा कि 5 इस तरह ऊपर बन गए, 5 नीचे बन गए, एक सेंटर वाला बन गया। तो टोटल ऑर्डर, टोटल जो नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पॉट्स होंगे, टोटल मैक्सिमम स्पॉट्स जो हैं वो आपके पास हैं 11, और टोटल ऑर्डर जो होगा वो 5 होगा। ऑर्डर 5 है, क्वेश्चन में देखना है ऑर्डर की बात कर रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास की बात कर रहे हैं। ठीक है। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा है, आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। अगर आपको जो है साइन थीटा वर्सेस लेमडा का ग्राफ है, डी सेम रखा हुआ है, तो साइन थीटा एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो, वेवलेंथ इधर हो, तो साइन थीटा वर्सेस वेवलेंथ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि साइन थीटा इज एन ओवर डी इंटू लेमडा। एक ही ऑर्डर का, फिक्स ऑर्डर का एंगल आप देखते जा रहे हैं और वेवलेंथ चेंज करते जा रहे हैं। इस केस में ग्रेडियंट होगा एन बाई डी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एज shown इन द डायग्राम। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। द स्पेसिंग ऑफ द slits in the grating is this. So this is d is 1 time 10 power minus 6 meter. The angle between the first order and diffraction maxima is 70. So हमने कौन सा लेना होता है, हमने सेंटर से लेना होता है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 35। तो ये 35 हम लिखेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर है तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन की जगह 1 लिख देंगे लेमडा। सो हमने निकालना क्या है, वेवलेंथ, डी इज 1 इंटू 10 इज पावर माइनस 6 साइन ऑफ 35 इज इक्वल टू वेवलेंथ। ये याद रखना है, यहाँ कैलकुलेटर का मोड जो है वो डिग्री में होना चाहिए, और हम्म फिर आपके पास लेमडा जो है आपका इस केस में मीटर में आए। ठीक है। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं बेटा, जब दो प्रोग्रेसिव वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, सेम एम्पलीट्यूड की, तो आपके पास स्टेशनरी वेव्स बनती है। स्टेशनरी वेव जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये आपके पास बेटा ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये बीच में जो है वो एंटी नोड होता है। वो पॉइंट जिनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उनको एंटी नोड कहते हैं, जो पॉइंट्स मूव ही नहीं कर रहे होते उनको नोड कहते हैं। इसमें 3 हम्म नोड्स हैं और 2 एंटी नोड्स हैं। ठीक है। और वेवलेंथ को कैसे बेटा देखेंगे, दो कंजेक्टिव नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है, और अगले 2 नोड्स के बीच में फिर लैम्डा बाई 2, तो ये सारा डिस्टेंस क्या बन जाता है, एक लैम्डा बन जाता है। ठीक है। और या दो, अगर आप नोड्स के बीच में नहीं देख लेना चाह रहे, दो एंटी नोड्स के बीच में देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके पास लैम्डा बाई 2 ही होगा। और एक नोड और उसके नियरेस्ट एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा बाई 4 होगा। ठीक है। सो इसको अब इसको टाइम के साथ साथ ये पार्टिकल्स ऑसिलेट कैसे करेंगे, अगर कहा जाए ये आपके पास वेव है, इसको थोड़ी देर बाद ड्रॉ करके दिखाएं, तो ये इस तरह होगा। ये थोड़ी देर बाद की सिचुएशन है, ये पार्टिकल आपका इधर आ गया, ये पार्टिकल आपका इधर आ गया, ये पार्टिकल आपका इधर आ गया। थोड़े आगे फर्दर अगर वो कहा जाए कि एक टाइम के बाद ड्रॉ कर लें, तो ये इधर होगा। अगर क्वार्टर टाइम के बाद ड्रॉ करना हो, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। दिस इज आफ्टर t/4। ठीक है बेटा।
ये पार्टिकल इधर पहुंच चुका है, ये पार्टिकल इधर पहुंच चुका है, ये पार्टिकल इधर पहुंच चुका है। इसमें याद रखने वाली बात जो है वो अगर t/2 के बाद कहा जाए तो क्या होगा? दिस इज आफ्टर t/2। ये पार्टिकल लोअर पोजीशन में हाफ साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया है, इसने ऐसे जाना होता है, ये इसका पाथ है, हाफ साइकिल इसका यहाँ तक कंप्लीट होगा। इस पार्टिकल ने यहाँ पे पहुंच गया, ये पार्टिकल जो है ये भी अपना हाफ साइकिल कंप्लीट कर चुका है। सो दिस इज t/2 के बाद। अगर कहा जाए 3t/4 तो उसके बाद भी फिर ये दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी। अगर टी के बाद हो तो दोबारा ये सिचुएशन हो जाएगी। तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन आपने देख ली कि इस तरह वाइब्रेट करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि जो आपके पास फेज डिफरेंस की कहानी है, फेज डिफरेंस कौन कौन से होते हैं इसमें स्टेशनरी वेव्स में? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। बोले ना फिर बेटा। वो तमाम फेज पॉइंट्स, डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो है वो तमाम पॉइंट्स जो दो नोड्स के बीच में होते हैं कंसेक्टिव, इन सारे पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है। हम्म। ठीक है। और इन तमाम पॉइंट्स के बीच में अगर मैं इसको दूसरे कलर से शो कर दूं, इन तमाम पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होगा। लेकिन इस पॉइंट के बीच में अगर एक कोई पॉइंट इधर से उठाएं और कोई पॉइंट इधर से उठाएं तो फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री होगा। तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है सिर्फ, या जीरो होता है। और हर पार्टिकल का डिस्प्ले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, उसको एंटी नोड कहते हैं। कुछ पॉइंट्स बिल्कुल मूव नहीं करते, उनको नोड कहते हैं। बाकी इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड जो है वो देखें ना मैक्सिमम से कम है, अगर हम इस पॉइंट को देखें। ठीक है, इस पॉइंट का और कम है। जैसे आप एंटी नोड से नोड की तरफ आते हैं तो पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड कम होते रहते हैं। ठीक है। तो सिर्फ दो फेज डिफरेंस, दो कंसेक्टिव नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो। अगले नोड्स के पार्टी किसी भी पार्टिकल का, दरमियान में किसी भी पार्टिकल का इनके साथ देखेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है। अगर हम कोई आगे कोई है ये वाले, तो इधर किसी भी पॉइंट का फेज डिफरेंस इसके साथ जीरो होगा। मतलब ये अगर नीचे गए हैं तो ये सारे पार्टिकल भी यहाँ से नीचे चले जाएंगे। ये पार्टिकल लोअर इस तरह नीचे गए हैं तो ये भी नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप फेज डिफरेंस को देख सकते हो, जीरो और 180 डिग्री। और डिफरेंट टाइम्स पे इसकी ड्राइंग भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है बेटा। अब स्ट्रिंग में कैसे बनता है? अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है और आप इन दो पॉइंट्स पे स्ट्रिंग को ऑसिलेट कर रहे हो तो स्टेशनरी वेव्स, ये याद रखना है, इन दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स में हमेशा नोड बनेंगे। जो सिंपल बनेगा लूप वो सिंगल लूप बनेगा। और इस केस में ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो स्टेशनरी वेव जो है वो सिंगल लूप इस तरह बनेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। ये अगर आपसे पूछा जाए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ है, और लेंथ जो है इस केस में λ/2 के बराबर होगी। सो λ इज इक्वल टू 2L होगा। सो इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सो v इज इक्वल टू एफ नॉट, लेमडा इज 2L। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी v/2L होगी। स्ट्रिंग में अगर इसी स्ट्रिंग में नेक्स्ट स्टेशन लूप ड्रा करना पड़े तो नेक्स्ट स्टेशनरी वेव ड्रा करनी पड़े तो ये बनेगी बेटा, इसमें दो लूप बनेंगे। इस केस में लेंथ इज इक्वल टू आपके पास लेमडा हो गया है। आपको पता नहीं ये नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, तो ये लेमडा है ना। हेलो। जी सर। आप बोलते क्यों नहीं बेटा? सो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो v/λ, दैट इज इक्वल टू v/L। सो ये फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर इसको f1 कह दें, ये f2, तो f2 इज 2f1। ठीक है। f3 क्या होगी? 3f1 होगी। ठीक है। इन जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ किसी भी nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो दैट इज NF1। वेवलेंथ कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है। और लेमडा ऑफ n हार्मोनिक देखेंगे तो ओरिजिनल की वेवलेंथ डिवाइडेड बाई n होगी।
बेटा ये क्वेश्चन है, स्टेशनरी वेव फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज इज सेट अप ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव्स दैट प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव। सो वी का मतलब स्टेशनरी वेव में, स्टेशनरी वेव एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, इन दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है। सो वी का मतलब होगा स्पीड ऑफ दैट प्रोग्रेसिव वेव जिससे ये बनी है। ठीक है। एक बात याद रखनी है कि अगर बेटा एक स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो फॉर एग्जांपल ए है, तो वो जो प्रोग्रेसिव वेव जिससे ये बनी है उसका एम्पलीट्यूड क्या था, उस प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड जो था वो A/2 था। सो स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड वो प्रोग्रेसिव वेव के एम्पलीट्यूड से डबल होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इस केस में पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड। सो वी हमने निकाल ली है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज करेंगे। लेमडा यहाँ पे कितना होगा, अब देखें यहाँ पे लेमडा इससे देख सकते हैं कि ये 210 है, और 210 को अगर आप इसका यहाँ तक लेमडा बनता है ये। ठीक है। टू हम्म। टेन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितना बनता है, तो 70। टोटल 100। 70 बनता है ना। तो ये हम्म। 70, ये 70, 140 जो है वो आपके पास यहाँ तक बनता है। 140 सेंटीमीटर जो है इसकी वेवलेंथ है। सो लेमडा इज 140 सेंटीमीटर। और हमसे फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है और वी पूछा है, तो वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज 80 मल्टीप्लाई बाई टाइम्स लेमडा। 140 को आप सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो दैट इज 1.4। सो क्या बनेगा, कितना बनता है ये, 112। 8 4 32 और 100। 12। वो कैसे, आपने कैलकुलेट किया है? जी सर। ठीक है, 112 मीटर पर सेकंड। अच्छा, स्टेशनरी वेव बेटा पाइप्स में, अगर पाइप एक साइड से क्लोज है दूसरी साइड से ओपन है, इधर हमेशा याद रखना, इधर एंटी नोड बनता है और इधर इस क्लोज एंड पे नोड बनता है। सो सबसे पहले हम्म। फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है। ये पार्टिकल सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, ये कम एम्पलीट्यूड से कर रहा है, ये कम, ये सारे हैं इन फेज। पता है ना आपको, जी सर। दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स इन फेज ही होते हैं। सो ये लेंथ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये कितना होगा डिस्टेंस। λ/4। क्या हुआ, λ/4। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4L, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F इज इक्वल टू V बाई लैम्डा विच इज 4L। तो ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई। अगर कहा जाए इसके ऊपर अगली ड्रा करके दिखाएं, तो अगली ड्रा कर लोगे ना नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, जी सर। कैसे। फिर नोड एंटी नोड नोड। जी, बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपके पास एंटी नोड बनना है, और यहाँ से फिर हम ये ये अगला सिस्टम बनेगा, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड और नोड। तो ये कितना इन टर्म्स ऑफ थ्री बाई वेवलेंथ फोर मानेंगे डिस्टेंस, यहाँ थ्री से बाई यहाँ तक फोर लैम्डा। λ/2 है, ये λ/4 है, तो कितना बनता है, 3 थ्री बाई λ/4 फोर लैम्डा। इक्वल टू एल है। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप इसकी देखेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 4L/3। तो आपके पास एफ इज इक्वल टू F2 इसको कह दें, दैट इज इक्वल टू, एफ होता है V बाई लेमडा, सो V बाई 4L/3, दैट इज 3V/4L। ये। सो 3 टाइम ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F1 बनती है, तो इसके ये थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। अगला जो होगा वो हम्म। 5 टाइम ऑफ वो बनेगा। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर 20 हर्ट्ज पे पहला बन रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो अगली 3 टाइम होगी 60 हर्ट्ज, और फिर 5 टाइम होगी 100 हर्ट्ज, एंड सो ऑन। ठीक है। हम्म।
और अगर यस सर। बेटा, बस अब आखिरी टॉपिक ही है, ख़त्म हो गई। अगर दोनों साइड से पाइप ओपन है तो उस केस में क्या बनता है? इधर आपके दोनों पास एंड्स पे एंटी नोड। नोड्स, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे ड्रा करेंगे। ये जो डॉटेड लाइन होती है इसका मतलब होता है कि ये वेव की पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स बाद में हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या है? नोड, ये एंटी नोड, ये आपके एंटी पास नोड। एंटी नोड, सॉरी। ये एल कितना बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? एल इज लेमडा बाई, लैम्डा बाई 2। क्योंकि दो एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस है, सो लेमडा इज इक्वल टू 2L, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस केस में बेटा जब आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखेंगे F1, तो दिस इज इक्वल टू V/2L। और आप इसमें प्रूव कर सकते हैं अगली फ्रीक्वेंसी बेटा होगी 2F1, और F3 जो होगी वो 3F1। याद रखने का एक तरीका क्या है? ओपन पाइप में और स्ट्रिंग में आपके पास तो तमाम हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। लेकिन जो आपके पास क्लोज पाइप है उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ वेव्स में क्या होता है बेटा कि अगर आपके पास ये लाइट वेव है और इसके जो वाइब्रेशन, फील्ड की वाइब्रेशन की डायरेक्शन जो है वो ऑल डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब ये है कि लाइट इज अनपोलराइज। जब पोलराइजर से गुजारते हैं, ये आपके पास ये विंडो है, तो आपके पास क्या होता है? लाइट की जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है वो एक डायरेक्शन हो जाती है। अब ये जो वाइब्रेशन फील्ड की डायरेक्शन होती है उसकी ये होगी। इससे इंटेंसिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। अब देखें ना, जो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रही थी वो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। जैसे सन ग्लासेस आप यूज़ करते हो तो आपके पास इंटेंसिटी कम हो जाती है। मेलस लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास ये अनपोलराइज लाइट है, पोलराइजर से गुजारी है, इसकी इंटेंसिटी देखें कम हो गई, I0 होगी फॉर एग्जांपल। तो एक दूसरा पोलराइजर है जिसको एनालाइजर का नाम भी देते हैं, इसको रोटेट किया है, इसके एक्सिस को देखें, इसका एक्सिस ये था और इसके एक्सिस को रोटेट किया है विद थीटा, विद रेफरेंस टू दिस एक्सिस, विद रेफरेंस टू दिस एक्सिस। तो यहाँ जो इंटेंसिटी बनती है वो आई इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है बेटा, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड अगर देखें तो ये मैंने डिटेल लेक्चर में डराइव भी कराया था कि यहाँ पे कॉस थीटा बनता है, ये कंपोनेंट आपका पास होगा, दैट इज A0 कॉस थीटा, और वहाँ से उसका स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास इंटेंसिटी बन जाएगी। अभी जानने वाली बात ये बेटा कि इस इसका जो एंगल है वो इस एक्सिस के रेफरेंस से देखना होता है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस पहले इसको 60 डिग्री से रोटेट किया गया है इसके रेफरेंस से, तो यहाँ पे आप कॉज ऑफ 60 होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर इससे आगे एक और लगाया है और उसको जो है वो इस वर्टिकल के रेफरेंस से 80 कर दिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस फर्स्ट के इसके रेफरेंस से 20 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ पे 20 इस्तेमाल करेंगे। इसका अगर आप ग्राफ देखें बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ आपको याद होगा कि अगर आप कॉस 0 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, कॉस ऑफ 90 है तो इंटेंसिटी आपके पास 0। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। 90 पे इंटेंसिटी जो पास ऑन होने वाली है वो 0 हो जाती है, और यहाँ पे I0 होती है 0 पे, 180 पे फिर मैक्सिमम हो जाती है, 270 पे फिर 0 हो जाती है, और 360 पे फिर क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है। तो ये मेलस लॉ के इंटेंसिटी जो है वो पोलराइजर को रोटेट कर देते हैं, तो उसके बाद इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है ये हमने देखा। बाकी वेव्स में हमने सारी की सारी सिचुएशंस देख ली है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको हमने डिस्कस ना किया हो। इज दैट क्लियर? यस। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। या कोई नहीं ऐसा फिलहाल तो पॉइंट जो नहीं। रह गया हो बेटा? नहीं, क्लियर हो गया। ये देखो ना साथ हो ये, बेटा आपके लिए मैंने सारा रिवाइज करा दिया है। और मुझे नहीं